डियर स्टूडेंट्स, मैं जय कुशवा बलभद्र स्कूल के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, जिनमें हमने अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अम्ल और क्षार की परिभाषा से संबंधित आर्हेनियस, ब्रोंस्टेलॉरी और लुईस संकल्पनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार व लवण के उपयोग। अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा था, अम्ल और क्षार के क्या क्या गुण होते हैं, वो किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इस सब की जानकारी प्राप्त की थी। आज जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण के क्या क्या उपयोग होते हैं, यानी हमारे दैनिक जीवन में इनके क्या उपयोग है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पहला अम्ल, आपने पढ़ा होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो उपयोग होता है किसमें कहता है? किसमें कहता है? सिंक एवं सैनिटरी की सफाई में। और दूसरा है बॉयलर को साफ करने के लिए। HCl का उपयोग क्या है? सिंक एवं सैनिटरी सफाई में और बॉयलर को साफ करने के लिए। सिंक सैनिटरी क्या होती है? जितने बाथरूम संबंधित सामान है वो क्या होते हैं? सिंक एवं सैनिटरी। बॉयलर क्या होता है? ये कपड़ा उद्योगों काम आता है। आगे चलते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग करते हैं हम सेल एवं बैटरी में। किसमें किया जाता है? सेल एवं बैटरी में। और किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति दर H2SO4 की खपत पर निर्भर करती है। जिस देश में H2SO4 की खपत जितनी अधिक होगी, उस देश की औद्योगिक प्रगति भी उतनी अधिक होगी। आगे है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग करते हैं उर्वरकों के निर्माण में एवं सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में। देखिए, किसमें उपयोग करते हैं? उर्वरकों के निर्माण में एवं सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में। अगला आता है CH3COOH। इसे कहा जाता है एथेनोइक अम्ल, या सामान्य नाम होता है इसका एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग करते हैं सिरके के रूप में। या फिर दूसरा उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। पहला था सिरके के रूप में और दूसरा है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। आगे चलते हैं क्षार, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस का मतलब क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। जैसे किसान खेती करता है, अगर उसकी मिट्टी क्या हो जाती है, खेत की अम्लीय हो जाती है। अगर खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिससे कि अम्लता उसकी क्या हो सके? समाप्त हो सके। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका करते हैं हम पेट की अम्लता को दूर करने में। जैसे आपने जब कभी भी आपके पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होने लगता है, तो आप उस समय किसका उपयोग करते हैं? इनो। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इनो ही है। इसका फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। आगे चलते हैं लवण के उपयोग, कैल्शियम कार्बोनेट।
इसका उपयोग किया जाता है संगमरमर के रूप में, संगमरमर के रूप में। देखो फर्श को पक्का करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संगमरमर का, तो वही क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। देख सकते हैं फर्श को पक्का करने में, फर्श को पक्का करने में। नेक्स्ट आता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग करते हैं हम विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। इसमें करते हैं विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं इन हथियारों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट आता है फिटकरी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये क्या हमारा फिटकरी। इसका प्रयोग करते हैं हम जल के शोधन में यानी जल के शुद्धिकरण में। देखिए ये सामने लिखे हुए आपके लिए हमने किस किस का उपयोग पढ़े हैं, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, ये चारों ही क्या है, अम्ल। नेक्स्ट क्या आते हैं, क्षार, COH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लवण क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका उपयोग किसमें कर रहे थे हम, संगमरमर के रूप में। सिल्वर नाइट्रेट का विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, और फिटकरी का जल के शोधन में। ये आपको जो दिख रहा है फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चे इसे याद करके भूल जाते हैं, इसलिए आपको इसे बार बार याद करना है जिससे कि आपके दिमाग में बना रहे, आप इसे जल्दी से ना भूलो। तो स्टूडेंट्स आपको सामने जो भी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है उसको एक प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करने हैं जिससे कि आप बाद में इसको याद कर सको। चलो आगे देखते हैं। ये तो हमने पढ़ा किसके, अम्ल, क्षार व लवण के उपयोग। अब आगे तो करते हैं हम, देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया या इसे बोला जाता है अम्लराज। अब देखते हैं होता क्या है एक्वारेजिया या अम्लराज। आपने दो अम्ल पढ़े थे, एक HCl और दूसरा पढ़ा था HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगर इनका 3:1 कितना अनुपात, 3:1 में क्या तैयार किया जाए, एक मिश्रण। तो जो मिश्रण बना है वही क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल, इनका 3:1 का मिश्रण कहलाता है एक्वारेजिया। यानी 3 भाग किसके हैं, HCl के, और 1 भाग किसका है, HNO3 के। अब देखते हैं एक्वारेजिया का उपयोग क्या होता है। इसका जो उपयोग है वो क्या आता है, सोने के आभूषणों को साफ करने में एवं सोने को पिघलाने में। यानी सोने के आभूषणों को साफ करने में और सोने को पिघलाने में किसका उपयोग किया जाता है, एक्वारेजिया। होता क्या है, HCl और HNO3 का 3:1 में जो मिश्रण होता है उसे बोला जाता है एक्वारेजिया। इसे हम धधकता द्रव या भभकता द्रव भी कहते हैं। देखिए अभी तक ये एक्वारेजिया आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे जो टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम वो देखते हैं अम्लों के बारे में दोबारा से।
लेकिन जो पढ़ा है उसको नहीं देख रहे हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं खनिज अम्ल एवं कार्बनिक अम्ल। क्या टॉपिक है? खनिज अम्ल एवं कार्बनिक अम्ल। देखिए, देखते खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। आपने देखा था, क्या देखा? देखिए, जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3, ये जितने भी अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, ये सभी क्या है हमारे? खनिज अम्ल। अब आते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल यानी ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक रूप से, कैसे? प्राकृतिक रूप से कहाँ से मिलते हैं? जीव जंतुओं से। कहाँ से मिल रहे हैं? जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से। ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे कि एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, कौन से? एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। ये तीनों क्या हैं? कार्बनिक अम्ल। यानी ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं किसमें? जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। और जो हमने पढ़े थे किसके बारे में? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार के अम्ल क्या होते हैं? खनिज अम्ल। देखिए आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है पीएच स्केल। अब समझते हैं पीएच स्केल क्या होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। उसी प्रकार से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, यानी किसी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीएच स्केल का। यानी जिस प्रकार से हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तापमान को मापने के लिए, उसी प्रकार से विलयन की सांद्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल का। यहाँ पर जो पी है वो क्या है? एक जर्मन शब्द। कौन शब्द है? जर्मन शब्द। और इसका मतलब क्या है? पोसांस। किसको व्यक्त करता है? शक्ति। सूचक किसका है? शक्ति का। तो ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पोसांस और शक्ति को प्रदर्शित करता है। यहाँ जो H प्लस है, सॉरी H है, वो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन को व्यक्त करेगा। पीएच और पी किसका शब्द? पी का मतलब क्या है? एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है पोसांस और किसको व्यक्त करता है? शक्ति को। H क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है या फिर हाइड्रोजन परमाणु व्यक्त करता है। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई किसका? 1909 में। किसके द्वारा दी गई? सोरेनसन। सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल तैयार की जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता चलता था, और उसी स्केल का नाम दिया गया था क्या? पीएच स्केल। अब समझते हैं पीएच क्या होता है। तो देखिए समझते हैं पीएच क्या होता है। पीएच की डेफिनेशन समझते हैं। पीएच की परिभाषा ये आपको जो दिख रहा है H प्लस और इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यानी जो बड़ा ब्रैकेट है किसको व्यक्त करता है? सांद्रता को। और H प्लस का है हमारा हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग। बेस क्या है इसका? 10। लॉग को क्या बोलते हैं? लघुगणक। क्या कहलाता है? पीएच। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही पीएच कहलाता है। या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम क्या होता है? पीएच।
जानकारी किसने दी? सोरेनसन ने। कब दी? 1909 में। अगर किसी विलयन का पीएच जितना अधिक होगा, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसमें उसका पीएच उतना ही क्या होगा? कम। या उल्टा होता है किसके? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो उसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? कम है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? अधिक होगा। ये जो पीएच बताता है, ये बताएगा हमारे लिए किसके बारे में? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, किसके बारे में बताएगा? किसी भी पदार्थ की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति के बारे में। इसकी जो वैल्यू होती है, यानी इसका जो मान चलता है, वो कहाँ से चलता है? 0 से लेके 14 तक। यानी इसका न्यूनतम मान हो सकता है 0 और अधिकतम मान होता है 14। तो इसके बीच में क्या आता है? 7। अभी हम इसको बाद में समझते हैं। देखिए पहले समझिए, आगे देखते हैं। हम बात करते हैं शुद्ध जल की। शुद्ध जल यानी बोल सकते हैं हम H2O। इसमें कौन कौन से आयन है? H+ एवं OH-। कौन कौन से आयन है? H+ और OH-। यहाँ पर जो H+ की सांद्रता वो बराबर होती है किसके? OH- की सांद्रता के। और इसका मान कितना होता है? 1 × 10⁷ मोल प्रति लीटर। यानी 1 लीटर में कितने मोल होते हैं? 1 × 10⁻⁷ शुद्ध जल बोल सकते हैं या अशुद्ध जल बोल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से क्या निकालना हो? पीएच निकालना हो, तो पीएच क्या हो जाएगा? मैंने बोला था माइनस लॉग। किसका लॉग? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। तो माइनस लॉग ऑफ H+, आगे उसकी वैल्यू रखते हैं माइनस लॉग H+ की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁷। अब देखिए लॉग में एक फॉर्मूला होता है। अगर लॉग a⁻b दे रखा है तो वो क्या हो जाता है? b log a। अगर कहीं पर log a⁻b दे रखा है तो फॉर्मूला उसका चेंज क्या हो जाता है? v log a। तो यहाँ से क्या चेंज होगा? pH इक्वल क्या हो जाए? माइनस लॉग। अब देखो 1 × 10⁻⁷ को क्या लिख सकते हो? 10⁻⁷ उसी फॉर्म में आ गया ये। 10 क्या हो गया? a, -7 क्या हो गया? b। तो आगे क्या मान आएगा? -7 log 10 और इसका बेस भी क्या है? 10। और log में log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? pH इक्वल मिल जाएगा माइनस प्लस यानी +7। और log 10 की वैल्यू क्या चुकी है? 1, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने देखा कि शुद्ध जल की पीएच का मान कितना आया? 7। और जब किसी विलयन की पीएच का मान कितना होता है? 7। अगर किसी विलयन की पीएच का मान कैसा है? 7, तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। यानी हम कह सकते हैं शुद्ध जल क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। यानी ना तो ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है, ये क्या है? उदासीन। क्योंकि इसकी पीएच का मान कितना है हमारे पास? 7। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया कि वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है पीएच की? 0 से लेके 7 तक। अब देखिए एक छोटा डायग्राम बनाते हैं।
यहाँ पर लिया मैं 0, यहाँ लिया 14 और मिडिल में लिया कितना 7। इस प्रकार से एक तिरछी लाइन खींची, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया ऐसे। इधर लिख दिया H प्लस, उधर लिख दिया OH माइनस। देखिए, अगर किसी भी पदार्थ का जो pH मान है वो कितना कम है, 7 से कम है, 0 और 7 के बीच में है, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। अगर किसी पदार्थ की pH कितनी है, 7 से लेके 14 तक, तो पदार्थ कैसा होगा, क्षारीय। और अगर केवल 7 है तो क्या होगा, उदासीन। अगर किसी पदार्थ की pH कितनी है, 7, तो कैसा होगा वो, उदासीन। जैसे अभी हमने देखा था आसुत जल। ध्यान रखना, 7 से जितना कम आते जाएंगे पदार्थ की अम्लीय प्रकृति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से 7 से जितना अधिक होते जाएंगे पदार्थ की क्षारीय प्रकृति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, प्रबल क्षार, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, प्रबल अम्ल। 7 से छोटे वाले, 7 से कम pH वाले सभी पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और 7 से 14 तक के pH वाले सभी पदार्थ क्या होते हैं, क्षार। अगर किसी पदार्थ की pH क्या है, 0 या लगभग 0 के आसपास है, तो वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। और अगर किसी पदार्थ की pH क्या है, 14, तो वो क्या होगा, प्रबल क्षार। और किसी पदार्थ की pH कितनी है, 7 है, तो वो क्या होगा, 7 है, तो वो क्या होगा, उदासीन। जितने भी लवण होते हैं, लेकिन कौन से लवण, जिनका निर्माण किससे हुआ है, प्रबल और अम्ल और प्रबल क्षार से। जैसे कि हमने पढ़ा था NaCl। ऐसे ही लवण लेने हैं जिनका निर्माण किससे हुआ है, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से। कैसे होते हैं, उदासीन। तो देखिए, आज हमने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की, pH के बारे में। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप सभी को पता है, हमारा देश कोरोना की एक विकट समस्या से जूझ रहा है और कई राज्यों में दोबारा से लॉकडाउन भी हो चुका है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि जब तक कोई कारण ना हो, आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और जितना अधिक हो सके उतना अपनी स्टडी पर फोकस करें। और आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है, स्टे सेफ एंड स्टे होम।